वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम डिफाइन करते हैं। जनरली देखा जाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो ये क्या है, रेशियो है। रेशियो किस चीज़ का रेशियो है, ये आपका जो रेट कांस्टेंट है दो अलग अलग टेम्परेचर पर आप रेट कांस्टेंट निकालेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे तो उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर विच डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अब जो दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, एक आप देखेंगे टी टेम्परेचर पर, पहले रेट देखेंगे आप टी टेम्परेचर पर, उसके बाद देखेंगे रेट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इस पर फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट आता है मोस्ट केस में 2 और समटाइम 3 भी आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है आप बोल सकते हैं यहाँ से इज बिकम्स डबल ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अप टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो यही है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट है या रेट कांस्टेंट ये डबल और ट्रिपल क्यों हो जा रहा है, ये हमने समझना है। अब देखो इसका रीज़न आपको कॉलिजन थ्योरी से मिलेगा। अब हमने बताया था आपको कॉलिजन थ्योरी में कि जब भी आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उनको हमने हार्ड स्फीयर माना था, उनके बीच में क्या होता है, कॉलिजन होता है। और हमने बताया था कि सारे के सारे कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, वही कॉलिजन रेट डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, इफेक्टिव होते हैं और उन जिनका ओरिएंटेशन क्या होता है, परफेक्ट हो सकता है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाता है, या आप बोल सकते हो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। हमने बोला था कि जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रहा है तो वहाँ से क्या होगा, इफेक्टिव कॉलिजन होने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर कॉलिजन ज़्यादा हो रहे हैं तो इफेक्टिव भी तो ज़्यादा होंगे ना। तो इफेक्टिव कॉलिजन ज़्यादा होते हैं तो उससे क्या होगा, आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव द एनर्जी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि हमने बताया किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आपने प्रोसीड करवाना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है, तो उसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि हमने बोला था एक एनर्जी बैरियर होता था रिएक्शन के बीच में, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता था। ठीक है, तो उस एनर्जी बैरियर के लिए रिएक्टेंट के पास एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम अमाउंट में, तो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो वही एनर्जी बैरियर को हमने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग कॉलिजन या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो देखो बॉक्स डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ से आप देख रहे हैं, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन जो दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रही है डैश डैश से, तो ये दिखा रहा है आपको एनर्जी दिखा रहा है, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। ठीक है, जब तक यहाँ तक एनर्जी नहीं आएगी तो ये रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे रिएक्टेंट, क्योंकि ये एनर्जी जो बैरियर है इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। ठीक है, तो T1 पर आप देख रहे हैं, T1 टेम्परेचर पर आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देख रहे हैं, और T2 पर देख रहे हैं आप, यानी कि T2 इक्वल टू T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, T2 क्या है यहाँ पर, T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप जब आप T1 पर देख रहे थे तो ये वाला एरिया देखो, ABCD एरिया देखा, यह है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, या आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये दिखा रहा है जब T डिग्री सेल्सियस पर आपके पास टेम्परेचर है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इफेक्टिव कॉलिजन। अब जैसे ही आपने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ किया, T1 प्लस 10 किया, तो देख रहे हो इतना जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये जो है, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो CD
या DCEF बोलोगे, ठीक है, DCEF, तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ जाते हैं, उससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है या डबल हो जाती है, या बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट डबल हो सकता है, ठीक है। तो जो मेन यहाँ पर कंक्लूजन है, हम बोल सकते हैं दैट द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द राइज इन टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है। इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ जाता है, ठीक है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी मॉलिक्यूल के पास आ जाती है, तो क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, इसीलिए क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा क्यों रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो उसके बाद हम वीडियो में देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, जो आपको बताती है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, किस तरीके से दो अलग अलग टेम्परेचर पर आप रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।